नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। बुढ़ापे में अगर सुख की रोटी खाना चाहते हो तो ये 3 बातें अपनी पत्नी से भी नहीं कहना। दर्शक बंधु, हर कोई चाहता है कि जब उम्र का आखिरी पड़ाव आए तो वो शांति और प्यार से भरा हो। वो हंसी खुशी, अपनापन और एक ऐसा सुकून जो हर पल को यादगार बना दे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सुखी बुढ़ापा कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपकी आज की आदतों और बातों का नतीजा है। रिश्ते संभालने के लिए प्यार तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है समझदारी। और सबसे अहम यह है कि आप क्या कहते हैं। कई बार हमारी कही गई कुछ बातें रिश्तों को कमजोर कर देती हैं, और अगर आपकी पत्नी आपका साथ छोड़ दे तो क्या वो सुख शांति कभी मिल पाएगी? तो चलिए, आज हम बात करेंगे उन 3 बड़ी गलतियों की जिन्हें आपको अपनी पत्नी से कहने से बचना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आपने इन्हें आज से सुधार लिया तो आपका बुढ़ापा न सिर्फ खुशहाल होगा बल्कि मिसाल भी बनेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सुबह करीब 9 बजे का समय था। सविता जी, जो लगभग 50 वर्ष की थीं, शांत मन से अपने घर की ओर बढ़ रही थीं। अभी वह गली के मोड़ पर ही पहुंची थीं कि सामने पड़ोस की 2 महिलाएं, सुषमा और मीनू, दिखाई दीं। दोनों धीरे धीरे बात कर रही थीं, पर जैसे ही उनकी नजर सविता जी पर पड़ी, उनकी बातों का स्वर धीमा हो गया। उनकी अधूरी मुस्कान और नजरों में उठते सवाल देखकर सविता जी समझ गईं कि चर्चा उन्हीं के बारे में हो रही है। सविता जी ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की ठानी, लेकिन कुछ कदम चलते ही उनके कानों में सुषमा की फुसफुसाहट गूंजने लगी। सुषमा कह रही थी, मंदिर जाने का तो बस बहाना था, काम कुछ और ही कर रही थी। हे भगवान, दिन दहाड़े यह तो हद हो गई। विधवा होकर भी ऐसी हरकतें। सोचिए, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे इससे। छी छी, ऐसी औरतें ही समाज का माहौल खराब कर देती हैं। इसके बाद सुषमा ने ऊंची आवाज में कहा, भगवान, हमें ऐसी औरतों से बचाए। हम तो अपने बच्चों को इनसे दूर ही रखते हैं। सविता जी के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने हैरानी से उन दोनों की ओर देखा। अब मीनू और सुषमा की बातें और भी तेज हो चुकी थीं। सविता जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर कुछ कहना है तो सामने आकर कहिए। सुषमा ने हाथ कमर पर रखकर ताने भरे स्वर में जवाब दिया, अब क्या ही कहें, पूरा मोहल्ला जानता है आपके बारे में। ये सब बातें यहां नहीं चलेंगी। हम सब परिवार वाले लोग हैं, समाज का माहौल खराब मत कीजिए। इतना कहकर वे दोनों वहां से चली गईं। उनकी बातें सुनकर सविता जी का दिल भारी हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लोग इतने निचले स्तर तक सोच सकते हैं। बिना सच जाने, बिना किसी समझ के उन्हें ऐसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। गहरी सांस लेते हुए और भारी कदमों से सविता जी घर पहुंची। उनका मन उदासी और अपमान के भावों से भरा हुआ था। घर में दाखिल होते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया और अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में पड़ोस की बातें गूंज रही थीं। वह सोचने लगीं कि कब और क्यों उनकी जिंदगी का हर पहलू दूसरों की निंदा का विषय बन गया था। इसी बीच उनकी 25 वर्षीय बेटी मुस्कान कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक सजीव मुस्कान थी। उसने खुश होकर कहा, मां, आज का नाश्ता मैं बनाने वाली हूं, आप खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। लेकिन सविता जी किसी और ही दुनिया में खोई हुई थीं। उनके चेहरे पर उदासी की छाया गहरी थी। उनका मन अतीत की उन यादों में चला गया जहां बचपन के नाम पर उन्हें केवल दर्द और उपेक्षा ही मिली थी। जब वह केवल 4 साल की थी तो मां का चेहरा जैसे उसकी यादों से धुंधला हो चुका था। बस इतना याद था कि मां बहुत बीमार थीं और एक रात हमेशा के लिए चली गईं। मां के जाने के बाद पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। उनके स्नेह और सुरक्षा में सविता ने अपने जीवन की हर खुशी देखी। लेकिन इस सुकून को भी किस्मत ने ज्यादा समय तक नहीं रहने दिया। जब सविता 16 साल की हुई, एक सुबह उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। वह दिन सविता की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लेकर आया। पिता की आखिरी सांसों के साथ ही सविता की सारी खुशियां जैसे खो गईं। जाते जाते पिता ने बस यही कहा था, सविता बेटी,
तेरे चाचा चाची का घर ही अब तेरा घर होगा। वे तुझे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। सविता को आज भी याद है कि चाचा चाची ने उसे अपने घर में जगह तो दी, पर दिल में कभी नहीं। वह घर सविता के लिए एक तपोभूमि जैसा था। चाची अक्सर कहती, बिन माँ बाप की लड़की है, ज्यादा सिर चढ़ाएंगे तो नाक कटवाएगी, जितनी जल्दी काम सीखेगी उतना अच्छा होगा, कल को शादी करनी है तो कोई शिकायत न करे। चाचा ने भी चाची की बातों का कभी विरोध नहीं किया। सविता को घर का हर छोटा बड़ा काम करना पड़ता। सुबह उठकर पानी भरना, झाड़ू पोंछा करना, खाना बनाना, इन सब के बीच उसका कॉलेज छूट गया, लेकिन ज्ञान की ज्योत सविता के भीतर जलती रही। उसने घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। सविता की जिंदगी संघर्षों का मैदान बन चुकी थी, लेकिन उसका स्वभाव कभी झुका नहीं। चाचा चाची के घर में रहते हुए उसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई पूरी की। देर रात जब घर के सारे काम खत्म हो जाते तो वह अपने कमरे में जाकर किताबों में डूब जाती। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सविता ने एक अच्छे स्कूल में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू के दौरान उसकी सादगी, ज्ञान और समर्पण देखकर स्कूल प्रशासन ने तुरंत उसे नियुक्त कर लिया। जब सविता ने यह शुभ समाचार चाची को सुनाया तो चाची ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन अब घर के खर्च में भी हाथ बटाना होगा। जो कमाएगी वह घर में आएगा। सविता ने इस पर भी कोई आपत्ति नहीं की। उसके लिए नौकरी केवल कमाई का जरिया नहीं थी, बल्कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने का अवसर थी। हर सुबह वह घर के कामों में जुट जाती। घर के सारे काम निपटाकर वह स्कूल के लिए निकलती। स्कूल में बच्चों की मासूमियत, उनके सवाल और उनकी मुस्कान ने सविता को भीतर से मजबूत बनाए रखा। वह बच्चों के बीच सुकून महसूस करती थी। महीने की हर पहली तारीख को चाची उसकी तनख्वाह मांग लेती और सविता बिना कुछ कहे सारा पैसा उनके हाथ में रख देती। अगर कभी सविता को अपने लिए कुछ खरीदने की इच्छा होती तो उसके लिए भी उसे चाची के सामने हाथ फैलाना पड़ता। एक दिन सुबह सुबह सविता प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि ऑफिस के बाहर एक दुबला पतला युवक गार्ड से बहस कर रहा था। युवक के कपड़े साधारण मगर साफ सुथरे थे। उसकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर चिंता की स्पष्ट झलक थी। मुझे बस एक बार प्रिंसिपल से मिलने दीजिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, युवक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। गार्ड ने बेरुखी से जवाब दिया, जब तक आपके पास आपका रिज्यूमे और सारे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे आप अंदर नहीं जा सकते। अब यहां से जाइए और कोई बहस मत कीजिए। सविता ने यह सब थोड़ी देर देखा, लेकिन क्लास का समय हो रहा था, इसीलिए वह वहां से आगे बढ़ गई। अगले दिन फिर वही युवक ऑफिस के बाहर खड़ा दिखा। इस बार वह सीधे सविता के पास आया और विनम्रता से बोला, मैडम, मेरा नाम रमन है, मैं यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। कल भी आया था, लेकिन गार्ड ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, लेकिन मेरा बैग जिसमें वे रखे थे चोरी हो गया है। मैंने साइंस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मुझे बच्चों को पढ़ाने का जुनून है। मुझे बस एक मौका चाहिए, एक बार मुझे प्रिंसिपल से मिलवा दीजिए, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। सविता उसकी आवाज में सच्चाई और चेहरे पर ईमानदारी देख रही थी। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, चलिए मैं आपको प्रिंसिपल से मिलवा देती हूं। रमन की आंखों में राहत की चमक आ गई। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सविता ने कहा, यह मेरे साथ हैं, इन्हें अंदर आने दीजिए। धन्यवाद मैडम, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, रमन ने भावुक होकर कहा। सविता उसे अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले गई। उन्होंने अंदर जाकर प्रिंसिपल से कुछ बात की और फिर रमन को अंदर जाने के लिए कहा। इसके बाद सविता अपनी क्लास लेने चली गई। कुछ समय बाद जब सविता बाहर आई तो वही युवक रमन उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसने हाथ जोड़कर सविता से कहा, मैडम, आज अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मुझे यह मौका नहीं मिलता। आपका बहुत धन्यवाद। सविता ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या नौकरी मिल गई आपको? रमन ने विनम्रता से जवाब दिया, जी, फिलहाल मुझे नौकरी पर रख लिया गया है, लेकिन मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकलवा कर जल्द से जल्द ऑफिस में जमा करनी होगी, तभी मेरी जॉब कंफर्म हो पाएगी।
रमन ने झिझकते हुए पूछा, मैडम, क्या आप जानती हैं यहां आसपास कहीं किराए पर कोई घर मिलेगा? एक कमरा भी मिल जाए तो काफी है। सविता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दरअसल मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूं। उनके घर पर ऊपर का एक कमरा खाली है। वे उसे किराए पर देना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो वह कमरा देख सकते हैं। यह सुनते ही रमन के चेहरे पर राहत और खुशी की झलक आई। जी मैडम, यह तो बहुत अच्छा होगा। बताइए कब चलना है? सविता ने उसकी तत्परता देखकर कहा, अगर आपके पास समय है तो छुट्टी के बाद चल सकते हैं। जी मैडम, ठीक है, छुट्टी के बाद यहीं मिलता हूं, रमन ने जवाब दिया। जब सविता रमन को लेकर अपने घर पहुंची तो घर के बाहर आंगन में चाची बैठी हुई थी। सविता ने कहा, चाची, यह रमन है, हमारे स्कूल में नए टीचर हैं। इन्हें किराए पर एक कमरा चाहिए। चाची ने एक पल के लिए रमन को सर से पांव तक घूरा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, देख लो, लेकिन किराया एडवांस चाहिए होगा और बिजली पानी के खर्चे अलग से लगेंगे। रमन ने तुरंत विनम्रता से कहा, जी मुझे सब मंजूर है, लेकिन फिलहाल मेरे पास एडवांस देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही चाची भड़क उठी, अरे वाह, अब मुफ्त में कमरा देने लगे हम। सविता, ये क्या तमाशा है? तुम्हें पता है कि घर का खर्च कितना बढ़ गया है और ऊपर से तुम ऐसे लोगों को ले आती हो जो किराया भी नहीं दे सकते। फिर रमन की ओर देखते हुए गुस्से में बोली, अगर पैसे नहीं हैं तो कहीं और जगह ढूंढ लो। इतना कहकर चाची अंदर जाने लगी। सविता ने उनके पीछे पीछे आकर कहा, चाची, ऊपर का कमरा वैसे भी खाली पड़ा है, कोई रह लेगा तो आपको फायदा ही होगा। इन्हें अभी अभी नौकरी मिली है, थोड़ा समय दीजिए। जैसे ही पहली तनख्वाह आएगी ये किराया भी देंगे और एडवांस भी। मैं इन्हें जानती हूं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। चाची ने सविता की ओर तीखी नजरों से देखा और कुछ देर सोचकर बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर किराया नहीं मिला तो यह कमरा तुरंत खाली करवा दूंगी। दिखा दो इसे कमरा। कहकर चाची अंदर चली गईं। रमन ने सविता की ओर कृतज्ञता से देखा और कहा, जी धन्यवाद, ये उपकार मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं कल सुबह गांव से अपना सामान लेकर आ जाऊंगा। कमरा देखकर रमन से सविता ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ के नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। चाची थोड़ा सख्त मिजाज की हैं। रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सविता मैडम, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। दिन बीतने लगे और सविता और रमन के बीच एक सहज मित्रता बन गई। जब भी सविता को साइंस विषय में कोई परेशानी होती वह रमन से पूछ लेती। रमन भी धैर्यपूर्वक उसकी समस्याओं का समाधान करता। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातचीत बढ़ने लगी और एक सहज सामंजस्य उनके रिश्ते में झलकने लगा। सविता को आज साइंस के प्रोजेक्ट की तैयारी करनी थी, लेकिन शुरुआत कहां से करे यह समझ नहीं आ रहा था। सलाह लेने के लिए वह रमन के पास गई। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से धीमी आवाज आई, दरवाजा खुला है। सविता अंदर गई तो देखा कि रमन बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसका चेहरा उतरा हुआ था। रमन सर, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? सविता ने चिंतित होकर पूछा। रमन ने बमुश्किल जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार है। सविता उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। वह तुरंत एक कटोरी में ठंडा पानी लेकर आई और उसके माथे पर गीली पट्टियां रखने लगी। अरे आप तकलीफ मत कीजिए, मैं थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, रमन ने धीमे स्वर में कहा। बस अब ज्यादा मत बोलिए, आराम करिए, सविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद वह बुखार की दवाई लेकर आई और पानी के साथ रमन को दी। मैडम, आपके इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा, रमन ने कृतज्ञता से कहा। सविता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसमें एहसान की कौन सी बात है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। रमन सविता के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा। सविता ने भी महसूस किया कि रमन केवल नेक दिल इंसान ही नहीं बल्कि बेहद मेहनती भी है। सप्ताह के अंतिम दिनों में रमन गरीब बस्तियों में जाकर बच्चों को पढ़ाता था। रमन की इस प्रवृत्ति ने सविता को और भी प्रभावित किया। वह मन ही मन सोचने लगी कि रमन केवल अच्छे इंसान नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे उनकी आपसी समझ और करीबी बढ़ती गई और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई।
दोनों ने पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लिया, लेकिन सविता के घर वालों को यह स्वीकार नहीं था। रमन को सविता का हाथ मांगने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी था। उसने पास ही किराए पर एक जगह लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया ताकि अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। उधर सविता के चाचा ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। जब सविता ने उन्हें अपने और रमन के बारे में सब कुछ बताया तो घर में कोहराम मच गया। हे भगवान, इस लड़की ने तो हमारी नाक कटा दी। मैंने पहले ही कहा था कि इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके माँ बाप खुद तो चल बसे और इसे हमारी इज्जत उछालने के लिए छोड़ गए, चाची ने गुस्से में कहा। रमन ने विनम्रता से समझाने की कोशिश की कि वह सविता को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन चाची ने उसकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सविता ने रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद सविता का उस घर में सांस लेना भी मुश्किल कर दिया गया। जल्दबाजी में बिना किसी जांच पड़ताल के चाचा चाची ने सविता की शादी गोपाल नाम के एक बड़ी उम्र के व्यक्ति से तय कर दी। गोपाल की उम्र लगभग 40 साल थी, लेकिन वह धनवान था। सविता ने इस शादी का विरोध किया, लेकिन उसे धमकाकर चुप करा दिया गया। चाची ने कहा, यह शादी होकर रहेगी, चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो। शादी के बाद सविता को पता चला कि चाचा चाची ने गोपाल से इस रिश्ते के बदले पैसे लिए थे। यह जानकर सविता पूरी तरह टूट गई। उसके ससुराल में न सास ससुर थे न कोई सहारा, केवल जेठ और जेठानी थे, और उसकी जेठानी बेहद चालाक थी। पूरे घर में जेठानी का राज चलता था। सविता का हर दिन संघर्ष और तकलीफों से भरा हुआ था। सविता का पति दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था। दुकान पर भी शराब पीकर पड़ा रहता और रात को भी ठेके से होते हुए ही घर लौटता। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। सविता की शादी को 1 साल पूरा हुआ तो उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची के आगमन से सविता को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में खुशियों के कुछ पल आएंगे, लेकिन उसी दिन उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि अत्यधिक शराब पीने के कारण उसका लीवर पूरी तरह खराब हो चुका है। सविता ने पति की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। 2 महीने अस्पताल में रहने के बाद भी वह अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया और यह संसार छोड़कर चला गया। पति की मृत्यु का गम सविता पर गहरा आघात था। वह अभी इस दर्द से उभरी भी नहीं थी कि एक और झटका लगा। उसे पता चला कि उसके पति की बीमारी के दौरान जेठ और जेठानी ने धोखे से दुकान और मकान के कागजों पर उसके पति से हस्ताक्षर करवा लिए थे। अब सब कुछ उनके नाम पर हो चुका था। इसके बाद सविता और उसकी नन्ही बच्ची को घर से निकाल दिया गया। सविता के पास अब कोई सहारा नहीं था। मायके लौटने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि चाचा चाची ने शादी के समय साफ कह दिया था, अब ससुराल ही तेरा घर है, यहां लौटने का तो सोचना भी मत। बच्ची को गोद में लेकर सविता सड़क पर आ गई। आखिरकार उसे अपने पुराने स्कूल की प्रिंसिपल सुमित्रा मैडम का ख्याल आया। सुमित्रा मैडम से उसके बहुत अच्छे संबंध थे। वे एक समाज सेविका भी थीं। सविता ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। जब प्रिंसिपल मैडम ने सविता को इस हाल में देखा तो वे हैरान रह गईं। सविता ने अपने सारे हालात उन्हें बताए। सुमित्रा मैडम ने उसकी हर संभव मदद की। न केवल उसे स्कूल में वापस नौकरी दी, बल्कि स्कूल के स्टाफ क्वार्टर में रहने का भी इंतजाम करवा दिया। आज इस बात को 25 साल बीत चुके थे। इन वर्षों में सविता ने हर मुश्किल का सामना किया, हर दर्द सहा, लेकिन उसने अपनी बेटी मुस्कान को कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। मुस्कान ही अब उसकी पूरी दुनिया थी। सविता ने ठान लिया था कि उसकी बेटी का जीवन उन खुशियों से भरपूर होगा जो सविता की अपनी जिंदगी से दूर हो गई थीं। लेकिन 25 साल बाद जिंदगी ने सविता को एक बार फिर उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज सविता मंदिर गई। वहां की शांत और पवित्र फिजा में उसने भगवान से अपनी बेटी मुस्कान के सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना की। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। चेहरा कुछ झुर्रियों से भरा हुआ था। दाढ़ी और बालों में सफेदी झांक रही थी, लेकिन आंखों में वही गहराई और सच्चाई थी जो 25 साल पहले थी। रमन,
सविता के स्वर में आश्चर्य और भावनाओं का ज्वार था। रमन ने सविता की ओर देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपनी जगह पर ठहर सा गया। दोनों कुछ पलों तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। वक्त जैसे थम गया था। सविता, तुम? रमन की आवाज में आश्चर्य और खुशी का मेल था, लेकिन सविता को सफेद साड़ी में देखकर वह हक्का बक्का रह गया। आप कैसे हैं रमन? कहते कहते सविता की आंखें भर आईं। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। फिर रमन ने खुद को संभालते हुए कहा, जैसा तुम छोड़कर गई थी। तुम कैसी हो सविता? इतने सालों में कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे यहां मिलूंगा। सविता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूं, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया। आओ बाहर चलकर बैठते हैं। दोनों मंदिर के बाहर एक किनारे बैठ गए। सविता ने रमन को अपने बीते हुए जीवन के बारे में बताया। रमन चुपचाप सुनता रहा। सविता देख पा रही थी कि वह अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा था। सविता का भी यही हाल था। तुमने इतना कुछ सहा और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, रमन ने भारी आवाज में कहा। सविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह सब शायद मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन अब मेरी बेटी मुस्कान ही मेरी पूरी दुनिया है। उसकी एक मुस्कान देखकर ही मुझे सारी तकलीफों को सहने की ताकत मिल जाती है। फिर सविता ने रमन से पूछा, और तुम? अपने बारे में तो कुछ बताओ। रमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं सविता, तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीवन से जैसे सारे रंग ही गायब हो गए। मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत थी। तुम्हारी यादों के सहारे ही जी रहा हूं। सविता यह सुनकर स्तब्ध रह गई। तो क्या तुमने शादी नहीं की? नहीं सविता, तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सका। मंदिर में हुई इस मुलाकात के बाद सविता की जिंदगी जैसे फिर से ठहर गई। वह अतीत के उन दर्दों को याद करने लगी जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से भुलाया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रमन ने इतने साल उसके बिना यूं ही बिता दिए होंगे। घर पहुंचकर सविता का मन अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। रमन का फिर से उसकी जिंदगी में आना उसे राहत भी दे रहा था और दर्द भी। वह सोच रही थी कि कैसे उसने अपने कठिन समय में हार नहीं मानी। तभी पड़ोस की कुछ औरतों ने उसे और रमन को मंदिर में साथ बैठे हुए देखा और ऐसी बातें कहीं जो सविता को भीतर तक चीर गईं। उसके दिल में एक गहरी वेदना थी। तभी उसकी बेटी मुस्कान की आवाज आई, मां, आप कहां खो गई थीं? और आप रो क्यों रही हैं? कुछ हुआ है क्या? सविता ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा। लेकिन मुस्कान झुंझलाकर बोली, नहीं मां, कोई बात जरूर है। आप बहुत उदास लग रही हैं। मुझे क्यों नहीं बताएंगी? सविता ने हल्के से मुस्कुराते हुए बात पलटी। बस बेटा, सोच रही थी कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखूं और तुम्हारी शादी कर दूं, फिर मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। यह सुनते ही मुस्कान भड़क उठी। मां, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे शादी विवाह नहीं करनी। आपको अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और आज के बाद मेरे सामने शादी का नाम भी मत लेना। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूं। मुझे अपनी जिंदगी में और किसी के साथ की जरूरत नहीं। सविता ने मुस्कान को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा बाबा, नहीं करूंगी तेरी शादी की बात। तू तो नाश्ता बना रही थी ना, क्या बनाया है? मुस्कान तुरंत रसोई में गई और चाय के साथ ब्रेड टोस्ट लेकर आई। फिर वह सविता के पास आकर बैठ गई। मां बेटी ने एक साथ नाश्ता किया। इसके बाद मुस्कान अपनी नौकरी के लिए निकल गई। लेकिन मुस्कान समझ रही थी कि कुछ ऐसा जरूर है जो उसकी मां को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। मुस्कान के जाने के बाद सविता ने अपनी डायरी निकाली। यह वही डायरी थी जिसमें वह अक्सर अपने दिल की बातें लिखा करती थी। अपनी जिंदगी के सारे दर्द, बीते हुए लम्हे और हर मुश्किल वह उसी डायरी के साथ बांटती थी। उस दिन के बाद से सविता ने खुद को घर के कामों और स्कूल की जिम्मेदारियों में पूरी तरह झोंक दिया, लेकिन भीतर से वह टूट चुकी थी। मुस्कान ने कई बार महसूस किया कि उसकी मां अब पहले जैसी नहीं रही। जब भी सविता डायरी में कुछ लिखती, मुस्कान को यह जानने की जिज्ञासा होती कि उनकी मां उसमें क्या लिखती है, लेकिन उसने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। इसी बीच
सविता और रमन की मुलाकात अक्सर मंदिर में हो जाया करती थी। कभी कभार रमन का फोन भी आ जाता और वह हल्के फुल्के अंदाज में सविता का हालचाल पूछ लेता। उनकी बातचीत कभी ज्यादा लंबी नहीं होती थी, लेकिन उन चंद मिनटों में दोनों के बीच की अनकही भावनाएं बखूबी झलकती थीं। लेकिन इस बार करीब 1 सप्ताह से रमन मंदिर नहीं आया था। सविता को चिंता होने लगी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब रमन का फोन भी नहीं आया तो वह परेशान हो गई। आखिरकार उसने खुद रमन को फोन किया। रमन ने बताया कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनते ही सविता ने तुरंत रमन का पता पूछा और उसके घर के लिए निकल पड़ी। रमन के घर पहुंचकर सविता ने देखा कि घर का माहौल बहुत शांत था। जब रमन ने दरवाजा खोला तो बोला, अरे तुम यहां क्यों आई? मैं तो ठीक हूं। लेकिन सविता ने जब रमन की हालत देखी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। रमन बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। कमरे में दवाइयों का तो नामो निशान नहीं था और खाने पीने का भी ठीक से कोई इंतजाम नहीं था। तुमने डॉक्टर को दिखाया? सविता ने पूछा। नहीं, खुद ही ठीक हो जाऊंगा, रमन ने लापरवाही से जवाब दिया। सविता ने गुस्से में कहा, तुम भी ना आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे 25 साल पहले थे, बिल्कुल लापरवाह। रमन हल्के से मुस्कुरा उठा, लेकिन सविता ने कहा, तुम्हारी हालत देखकर नहीं लगता कि तुम ठीक हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। रमन ने थोड़ी ना नुक्कर की, लेकिन सविता की जिद के आगे हार मान गया। वह उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रमन की जांच की और कुछ जरूरी दवाइयां लिख दी। सविता ने दवाइयां लीं और फिर दोनों घर लौटे। घर पहुंचते ही सविता ने बिना समय गंवाए रसोई में जाकर हल्का फुल्का खाना बनाया। रमन ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन सविता ने उसे सख्ती से टोकते हुए कहा, चुपचाप बैठो, तुमने खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है, अब मेरी बात माननी होगी। रमन ने बिना किसी बहस के उसकी बात मानी। जब उसने खाना खाया तो उसके चेहरे पर थोड़ी राहत झलकने लगी। सविता की आंखों में भी सुकून था। वह मन ही मन चाहती थी कि रमन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। खाना खत्म होने के बाद दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी जो दोनों के बीच की अनकही भावनाओं को उजागर कर रही थी। थोड़ी देर बाद रमन ने झिझकते हुए कहा, सविता, तुम्हें सुनने में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सविता ने उसकी ओर शांत भाव से देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्या बात है रमन? रमन ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, जिंदगी ने हम दोनों को बहुत कुछ दिखाया है। मैंने तुम्हारे बिना जीना सीखा और तुमने भी अपनी जिंदगी में अनगिनत संघर्ष झेले, लेकिन मैं पूछना चाहता था, क्या इस उम्र में हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? सविता यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उसने रमन की ओर देखा, लेकिन उसके होंठ कुछ कहने को तैयार नहीं थे। रमन उसकी खामोशी को समझ गया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं सविता, लेकिन यह बात मेरे दिल में बहुत दिनों से थी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ने लगा। वह सोचने लगी, सोसाइटी की वे औरतें जिन्होंने मुझे और रमन को मंदिर में साथ देखा, उन्होंने पहले ही कितनी बातें बनाई थीं। अब क्या कहेंगी? समाज क्या सोचेगा? रिश्तेदार जो पहले से ही मेरे अतीत पर ताने कसते हैं, वे और क्या क्या कहेंगे? इन विचारों के बीच एक और चिंता उसके मन में घर कर गई। मुस्कान, वह क्या समझेगी? क्या वह इसे स्वीकार कर पाएगी? मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं उसकी नजरों में कैसे देख पाऊंगी? सविता का मन इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर जवाब और सवाल आपस में उलझ गए थे। रमन उसकी खामोशी को भांप गया। उसने सविता से कहा, सविता, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह फैसला आसान नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम बिना किसी दबाव के सोचो, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। सविता ने उसकी ओर देखा। वह महसूस कर रही थी कि रमन ने यह बात कहने के लिए कितनी हिम्मत जुटाई होगी, लेकिन वह खुद को इस समय संभालने में असमर्थ पा रही थी। रमन, तुमने जो कहा मैं समझ सकती हूं, लेकिन मेरे पास अभी जवाब देने की हिम्मत नहीं है।
सविता ने धीमे स्वर में कहा। रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सविता, बस इतना याद रखना कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। सविता रमन के घर से लौटकर सीधे अपने कमरे में चली गई। दिन भर की खामोशी अब टूट चुकी थी। वह बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका मन भारी था, जैसे बरसों का दुख और पीड़ा एक साथ उमड़ पड़े हों। शाम को जब मुस्कान नौकरी से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी मां की आंखें सूजी हुई थीं। लेकिन सविता ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे सब कुछ ठीक है। मुस्कान समझ गई थी कि कुछ ऐसा है जो उसकी मां उसे बताने से कतरा रही है। शाम को सविता बाजार जाने के लिए निकली। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मुस्कान को अपनी मां की डायरी याद आई। वह कई दिनों से सोच रही थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा है जो उनकी मां को इतना बेचैन करता है। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। मुस्कान ने अलमारी से डायरी निकाली और चुपचाप पढ़ने लगी। पहला पन्ना खोलते ही उसने देखा, उसमें लिखा था, हर दिन एक नई चुनौती, एक नई तकलीफ। लगता है जैसे जिंदगी बार बार मेरी सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही है। जैसे जैसे मुस्कान पन्ने पलटती गई, सविता की जिंदगी के सारे दर्द और संघर्ष उसकी आंखों के सामने आने लगे। डायरी का हर एक पन्ना मुस्कान के आंसुओं से भीगता जा रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मां ने अपने जीवन में कितनी कुर्बानियां दी हैं और कितनी बार खुद को टूटने से बचाने की कोशिश की है। डायरी के आखिरी पन्ने पर मुस्कान की नजरें थम गईं। उसमें लिखा था, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब जिंदगी मुझे एक मौका दे रही है, पर मर्यादा के बंधन में बंधकर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये पढ़ते ही मुस्कान के हाथ रुक गए। उसने डायरी वापस अलमारी में रख दी, लेकिन उसकी आंखें अब भी नम थीं। वह सोच रही थी कि कैसे अपनी मां से इस बारे में बात करे। तभी उसकी नजर मेज पर रखे मोबाइल फोन पर पड़ी। इत्तेफाक से सविता अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। मुस्कान ने फोन उठाया और कॉल हिस्ट्री देखी। सबसे ऊपर रमन का नाम लिखा था। मुस्कान समझ गई कि यह वही रमन अंकल हैं जिनका जिक्र उसकी मां ने डायरी में किया था। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो सविता। मुस्कान ने थोड़ी देर रुककर कहा, नहीं, मैं उनकी बेटी मुस्कान बोल रही हूं। ओह अच्छा, सब ठीक है बेटी, कोई खास बात थी? रमन ने पूछा। अंकल, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मुस्कान ने कहा। रमन ने मिलने के लिए तुरंत हामी भर दी। मुस्कान ने फोन काटा और जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे के बाद जब मुस्कान घर लौटी तो उसने देखा कि सविता भी बाजार से वापस आ गई थी। मुस्कान बेटा, कहां गई थी? बिना बताए चली गई थी, सविता ने चिंतित होकर पूछा। मुस्कान कुछ पल चुप रही, फिर वह सविता के पास बैठी और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मां, मुझे आपकी डायरी के बारे में सब पता है। मैंने उसमें सब पढ़ा है। और हां, मैंने रमन अंकल से भी बात की, वह बहुत अच्छे इंसान हैं। सविता यह सुनकर चौंक गई। वह अवाक होकर बैठी रह गई। मुस्कान ने फिर कहा, मां, आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी खुशियों के बारे में सोचें और जिंदगी में आगे बढ़ें। सविता कुछ देर चुप रही, फिर खुद को संभालते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है मैंने। यह समाज, यह रिश्तेदार, ये लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे। अब इस उम्र में मैं खुद को पाप का भागीदार नहीं बना सकती। अगर मैंने अपने लिए कोई फैसला लिया तो तुम्हारी जिंदगी पर भी सवालों का बोझ डाल दिया जाएगा। लोग बातें बनाएंगे, ताने देंगे कि अपनी बेटी की शादी की उम्र में यह औरत खुद अपना घर बसा रही है। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम इन सवालों का सामना कर पाओगी? फिर मुस्कान ने हैरानी से पूछा, मां, यह समाज आपके साथ कब खड़ा हुआ था? जब आप सड़कों पर आई थीं, तब किसी ने मदद की थी आपकी? क्या कोई रिश्तेदार आपको संभालने के लिए आगे आया था? जब आप अपनी मेहनत से खड़ी हुई, तब किसी ने आपकी तारीफ की? फिर क्यों आप उन्हीं लोगों की परवाह कर रही हैं जिन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की? मां, मुझे पता है कि आपके दिल में कितना दर्द छिपा है। रमन अंकल वह इंसान हैं जो आपको खुश रख सकते हैं और मैं आपको खुश देखना चाहती हूं, मुस्कान ने दृढ़ता से कहा। आखिरकार मुस्कान ने अपनी तर्क क्षमता से सविता को इस रिश्ते के लिए मना लिया।
2 दिन बाद रमन और सविता ने साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने का फैसला कर लिया। सविता ने सोचा कि यह फैसला उनकी और रमन की जिंदगी को एक नई दिशा देगा, लेकिन जैसा अक्सर होता है, खुशियों के रास्ते में समाज कांटे बिछा ही देता है। शाम को रमन किसी काम से सविता के घर आया ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। सविता ने दरवाजा खोला तो सामने उनके पड़ोस में रहने वाली सुषमा और मीनू खड़ी थीं, जिन्होंने पहले भी सविता के चरित्र पर सवाल उठाए थे। उनके पीछे सोसाइटी की कुछ औरतें भी खड़ी थीं। ये क्या सुन रहे हैं हम, इस उम्र में शादी, वह भी तब जब आपकी अपनी बेटी की शादी की उम्र है। क्या आपको शर्म नहीं आती? एक औरत ने तंज कसते हुए कहा। दूसरी बोली, आप हमारे समाज की इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं। यहां हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं और आप। सविता अवाक खड़ी थी, उसके पास शब्द नहीं थे। रमन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। देखिए, यह हमारा व्यक्तिगत मामला है, आप लोग बेवजह इसे तमाशा ना बनाएं। सविता के हाथ कांप रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे संभाले। तभी पीछे से एक कड़कती आवाज आई, बस बहुत हुआ। मुस्कान की आवाज में गुस्सा और दृढ़ता दोनों थे। आप सब कौन होते हैं हमारी जिंदगी में दखल देने वाले? मेरी मां ने पूरी जिंदगी आपके समाज और आपके नियमों के लिए कुर्बानी दी। जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो मां ने अकेले संघर्ष किया। क्या कभी किसी ने उनकी मदद की? तब कहां था यह समाज? आज मेरी मां ने अपनी खुशी के लिए एक फैसला लिया है, तो इसमें गलत क्या है? और जब मैं उनकी बेटी इस फैसले में उनके साथ हूं, तो आप सब क्यों परेशान हैं? मुस्कान की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि सभी लोग जैसे सन्न रह गए, लेकिन मुस्कान ने अपनी बात जारी रखी। जिस उम्र में लड़कियों की शादी होती है, उस उम्र में मेरी मां को रंगों से अपना नाता तोड़कर सफेद साड़ी पहननी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने खुद को भुला दिया। जब मैं बड़ी हो रही थी तो उन्होंने अपने सपनों को कहीं अंदर ही दबा दिया। यहां तक कि जब मैं कहती थी, मां कोई अच्छा कपड़ा पहन लो, तो वह मुस्कुराकर कहती थी, छोड़ना, मुझे कौन देखेगा। जब मैं घर पर नहीं होती तो मां अपने लिए खाना तक नहीं बनाती थी, ये सोचकर कि अकेले के लिए क्या बनाऊं। और अब वह मेरी शादी कराना चाहती है। सोचिए, अगर मेरी शादी हो गई तो उनकी जिंदगी कैसी होगी? कौन उनका ख्याल रखेगा? किसके लिए वह जिंदा रहेंगी? इसलिए मैंने तय किया है कि मेरी मां की शादी पहले होगी, और जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। कहते हुए मुस्कान अपनी मां के गले लगकर रो पड़ी। सविता की आंखों में भी आंसू छलक पड़े। मुस्कान की बातों ने सोसाइटी की औरतों को अंदर तक हिला दिया। वे अब एक दूसरे की तरफ देख रही थीं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, आगे आई। सविता बेटी, हमने तुम्हें हमेशा मेहनत करते ही देखा है। मुस्कान बिटिया ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमें या इस समाज को कोई हक नहीं है तुम्हारी खुशियों में खलल डालने का। हाँ, शायद समाज को यह सीखने का मौका जरूर मिलेगा कि खुशियां उम्र की मोहताज नहीं होती। हर किसी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह सुनकर बाकी औरतें भी धीरे धीरे सहमत होने लगीं। आपकी बेटी ने जो कहा वह आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। कुछ ही समय में माहौल बदल गया। जहां कुछ देर पहले ताने और आरोप थे, वहां अब समर्थन और सराहना थी। सभी औरतें उन्हें शुभकामनाएं देकर अपने घर चली गईं। 2 दिन बाद सविता और रमन ने मंदिर में साधारण तरीके से शादी कर ली। मुस्कान ने अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप तक ले जाने में हर कदम पर उनका साथ दिया। आज अपनी मां को लाल जोड़े में देखकर वह बहुत खुश थी। इस घटना के बाद न केवल सविता की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश भी मिला कि खुशियों पर सबका हक होता है। लोगों ने न केवल सविता के फैसले को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें एक नई शुरुआत के लिए प्रोत्साहित भी किया। मुस्कान ने अपनी मां की इस नई जिंदगी को देखकर संतोष और गर्व से भर उठी थी। सविता और रमन के घर में अब खुशियों का माहौल था। जहां कभी तन्हाई का सन्नाटा पसरा था, वहां अब हंसी, खुशी और प्यार की गूंज थी। दर्शक बंधु कथा अभी यही खत्म नहीं होती। आगे हम यह भी जानेंगे कि अगर बुढ़ापे में अगर चैन की रोटी खानी है तो ये 3 बातें अपनी पत्नी तक तो नहीं बताना चाहिए,
दर्शक बंधु, आगे के इस कथा के माध्यम से आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। यह बात प्राचीन समय की है, सन 52 के दशक की। एक नगर हुआ करता था जिसका नाम कौशल नगर था। उस नगर में राजा भजमान सिंह का शासन था। राजा भजमान एक पराक्रमी योद्धा और धर्मपरायण राजा थे। उनके राज्य में नगर और राज्य के सभी गांव शांति और सुख समृद्धि से परिपूर्ण थे। राजा अत्यंत न्यायप्रिय और ईमानदार थे। वे अपने प्रजाजनों पर कभी अत्याचार नहीं करते, बल्कि सभी का मान सम्मान करते। कौशल नगर का विस्तार बहुत व्यापक था, जिसमें हजारों गांव शामिल थे। उन्हीं गांवों में से एक गांव था लोखन आपू। इस गांव में रामेश्वर नामक एक निर्धन किसान रहते थे। रामेश्वर अत्यंत गरीब थे। उनके पास खेत तो था, लेकिन धन की कमी के कारण उसमें फसल नहीं उगाई जा सकती थी। उनके परिवार में उनकी वृद्ध पत्नी चेकुरी देवी और एक युवा पुत्र झगड़ू थे। रामेश्वर की पत्नी और पुत्र दोनों ही खेत में मेहनत करते, लेकिन फिर भी पर्याप्त अनाज उत्पन्न नहीं हो पाता था। एक दिन जब रामेश्वर अपने खेत में खुदाई कर रहे थे, तभी गांव के सरपंच जोखन वहां आए। सरपंच जोखन की प्रवृत्ति गांव वालों के प्रति कठोर और स्वार्थपूर्ण थी। वे चाहते थे कि पूरा गांव उनके अधीन हो जाए और वे उसमें अपना राज्य स्थापित करें। गांव के लोग उनकी मंशा भांप चुके थे, लेकिन हर गांव में कुछ सीधे साधे लोग होते हैं जिनका दूसरों द्वारा लाभ उठाना आसान होता है। रामेश्वर भी ऐसे ही सरल, निष्कपट और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। जोखन ने रामेश्वर से कहा, काका रामेश्वर, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है ना? रामेश्वर ने जवाब दिया, सब बढ़िया है बेटा जोखू, तुम बताओ कहां जा रहे हो? जोखन को यह सुनकर क्रोध आ गया और बोला, काका, मेरा नाम जोखू नहीं जोखन है। ध्यान देकर बोला करो, मत भूलिए कि मैं इस गांव का सरपंच हूं। रामेश्वर ने सहजता और प्रेम से उत्तर दिया, अरे बेटा, तुम नाहक ही नाराज हो रहे हो। मुझे पता है तुम्हारा नाम जोखन है। मैं तो बस स्नेहवश तुम्हें जोखू कहता हूं। यदि तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता तो अब से मैं तुम्हें जोखू कहकर नहीं पुकारूंगा। जोखन ने कहा, काका, मेरा यही निवेदन है कि आपसे एक उम्मीद रखता हूं। बात यह है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई हमारे गांव के सरपंच को सम्मान से न पुकारे। रामेश्वर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारी बात अपने मन में बैठा ली है, अब आगे से ध्यान रखूंगा। जोखन ने कहा, काका, आपसे एक बात करनी है। अगर आप कहें तो मैं बताऊं। यह बात आपके ही लाभ की है। रामेश्वर ने कहा, हां बेटा बताओ, क्या बात है? जोखन ने कहा, काका, आप एक मेहनती किसान हैं। बड़े परिश्रम से आप खेत से फसल उगाते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप पुराने बीज का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको यह बताने आया हूं कि पुराने बीज की बुवाई से खेत में अच्छी फसल नहीं होगी। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो आपके बीज भी बेकार हो जाएंगे। इससे आपको भविष्य में बहुत तकलीफ होगी। मेरी सलाह है कि आप शहर से नया बीज मंगवाएं और उसकी बुवाई करें। यकीन मानिए, आपके खेत में इतनी फसल होगी कि पूरे गांव में किसी की नहीं होगी। आप पहले ही मेहनती हैं, यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। रामेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हो, लेकिन बात नया बीज लाने की नहीं है, बात है उसे खरीदने के पैसे जुटाने की। मैं गरीब आदमी हूं, घर चलाना ही मुश्किल है। अब बताओ पैसे कहां से लाऊं? नया बीज तो महंगा होगा, इसलिए मैंने पुराने बीज से काम चलाने का सोचा। जोखन ने कहा, काका, ऐसा मत कहो, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। अगर पैसे नहीं हैं तो क्या आप खेत में कोई भी बीज बो दोगे? समझदारी से काम लो। करीमन की हालत भी पहले आपकी जैसी थी। मैंने उसे बीज खरीदने के लिए कर्ज दिया। उसने बीज बोया और इतनी फसल हुई कि अब उसे किसी से उधार नहीं लेना पड़ता। हर साल वह मुनाफे से नया बीज खरीद लेता है। आप भी समझदारी से काम लें, व्यापारिक सोच अपनाएं, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। रामेश्वर ने कहा, ठीक है बेटा, मैं इस विषय पर अपनी पत्नी से बात करूंगा। तुम तो जानते ही हो, हमारे घर में उसी का निर्णय चलता है। वह जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। जोखन ने कहा, ठीक है काका, मुझे और भी काम है, लेकिन अगर कभी मेरी जरूरत हो तो मेरे दरवाजे पर आ जाना। मैं गांव वालों की मदद के लिए ही सरपंच बना हूं। जोखन वहां से चला गया। चलते चलते उसके मन में एक कपट्टी योजना आने लगी। उसने सोचा,
जैसे ही रामेश्वर मुझसे पैसा लेने आएगा, मैं उसे कर्ज देकर उसके खेत की जमीन लिखवा लूंगा। अगले साल सब मेरा हो जाएगा और वह हाथ मलता रह जाएगा, किसी से कुछ कह भी नहीं पाएगा। शाम को रामेश्वर अपने खेत का काम निपटाकर घर लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर बाद पत्नी ने भोजन परोसा। रामेश्वर भोजन करते करते बोले, अरे भागवती, तुमसे कुछ कहना था। आज सुबह खेत पर गांव का सरपंच आया था। पत्नी ने कहा, क्यों आया था, क्या कह रहा था? रामेश्वर बोले, कह रहा था कि नया बीज लाकर बुवाई करो, फसल अच्छी होगी, और अगर पैसे नहीं हैं तो मुझसे कर्ज ले लो, जब फसल हो जाए तो लौटा देना। पत्नी ने कहा, आप बहुत भोले हैं, उसी ने आपका फायदा उठाने की कोशिश की। वह लोगों का खेत हड़पने में माहिर है। आपने नहीं देखा कितनों का जमीन उसने धोखे से ले लिया। ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए। रामेश्वर ने कहा, तुम्हारी बात सही लगती है। मैंने भी उसे साफ कह दिया कि हमारे घर में जो होता है तुम्हारे कहने से नहीं, बल्कि तुम्हारे झगड़ू की मां के कहने से होता है। वह यह सुनकर चला गया। पत्नी ने कहा, अच्छा किया, अब ध्यान रखना, उसकी बातों में मत आना। हम उसका सामना करेंगे, उसका असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। रामेश्वर ने संतोष भरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है भागवती, तुम्हारी बात मानूंगा। अब तुम ही जो सही समझो वह करना। अगले दिन रामेश्वर अपनी पत्नी और बेटे के साथ खेत में फसल बुवाई में लगे हुए थे। कुछ देर बाद सरपंच जोखन खेत की ओर आते दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही जोखन ने देखा कि रामेश्वर की पत्नी भी वहां मौजूद है, वह तुरंत वहां से आगे बढ़ गया। रामेश्वर की पत्नी बोली, देख लीजिए उस कुसंस्कारी को, मुझे देखकर कैसे बिगड़ैल सांड की तरह भाग गया। रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहती हो भाग्यवान। दिन भर की मेहनत के बाद रामेश्वर अपने घर लौटे। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक व्यक्ति बैठा है। पास जाकर उन्होंने पहचाना और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वर्षों बाद उनका परम मित्र खदेरण उनसे मिलने आया था। रामेश्वर ने खदेरण को गले लगाते हुए कहा, अरे मित्र, तुम कब से इंतजार कर रहे हो? हम गांव के बाहर थे, खेत में काम कर रहे थे। खदेरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे मित्र, अभी ज्यादा देर नहीं हुई, बस 10 मिनट पहले ही आया हूं। अगर ज्यादा समय होता तो मैं खुद खेत पर आ जाता। रामेश्वर ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, भाग्यवान, देखो मेरा परम मित्र आया है, इसे जलपान कराओ, ये रास्ते से आया है, थका हुआ होगा। खदेरण ने तुरंत कहा, अरे भाभी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अभी खेत से आए हैं, आप ही लोग थके होंगे, मुझसे परेशान मत होइए, आराम कीजिए। रामेश्वर का बेटा झगड़ू अंदर से गुड़ और पानी लेकर आया और खदेरण को जलपान कराया। खदेरण ने जलपान करते हुए कहा, रामेश्वर, मैं एक जरूरी काम से आया हूं, लेकिन मुझे जल्द लौटना है। तुम तो जानते हो घर में मेरी अकेली बेटी है, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता। रामेश्वर ने कहा, अरे हां, याद आया, कैसी है मेरी पायल बिटिया? अब तो सयानी हो गई होगी। खदेरण ने कहा, हां मित्र, अब उसका विवाह का समय आ गया है, इसी कारण मैं यहां आया हूं। रामेश्वर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ मित्र, क्या कहना चाहते हो? खदेरण ने थोड़े झिझकते हुए कहा, मित्र, मैं चाहता हूं कि हमारी मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। रामेश्वर ने हंसते हुए कहा, अरे कैसी बात करते हो, मुझे क्यों ऐतराज होगा? तुम यह रिश्ता पक्का समझो, एक दिन तय कर लो, हम उसी दिन झगड़ू और पायल का विवाह कर देंगे। खदेरण खुशी से झूम उठा और वहां से विदा लेकर चला गया। धीरे धीरे समय बीता और 6 महीने बाद झगड़ू और पायल का विवाह हो गया। पायल झगड़ू की पत्नी बनकर उनके घर आई। रामेश्वर की पत्नी सुंदर बहू पाकर बहुत प्रसन्न थी। वह अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रही थी। पायल न केवल सुंदर थी, बल्कि संस्कारी और मेहनती भी थी। समय बीता और 5 वर्ष गुजर गए। इन 5 वर्षों में रामेश्वर और उनकी पत्नी काफी वृद्ध हो गए। दोनों की सेवा पायल करती थी, जबकि झगड़ू खेत में काम करता था। एक दिन अचानक रामेश्वर और उनकी पत्नी इस संसार से विदा हो गए। झगड़ू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बिल्कुल निढाल हो गया। ऐसे कठिन समय में पायल ने हिम्मत से काम लिया और जैसे तैसे अपने पति को संभाला। धीरे धीरे समय बीता।
और स्थिति फिर सामान्य हो गई। झगड़ू और पायल अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन उनके विवाह को 10 साल बीतने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। पायल इस बात से चिंतित रहने लगी। एक दिन उसने झगड़ू से नाराज होकर कहा, आपको कोई चिंता नहीं है, दिन रात बस खाने कमाने में लगे रहते हो। कभी सोचा है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा सहारा कौन बनेगा? हमारे विवाह को बरसों हो गए, लेकिन आज तक हमें कोई संतान नहीं हुई। आप किसी साधु संत या वैद्य से सलाह लो और कोशिश करो। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम एक संतान तो होनी ही चाहिए, परंतु यह सब प्रभु की इच्छा पर निर्भर है। हमारे चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो, वे जैसे भी हमें रखें वही हमारे लिए उचित है। यदि वे चाहें तो हमें पुत्रवान बना दें, और यदि न चाहें तो पुत्रहीन रखें। उनकी मर्जी में ही हमारी भलाई है। पत्नी ने उत्तर दिया, लगता है आज फिर उस पागल साधु से मुलाकात हो गई है, वही जो आपको बेकार के उपदेश सुनाकर अपना चेला बनाना चाहता है। सुनिए, आप साधु संतों के उपदेशों से दूर रहें। जरा सोचिए, अगर उस साधु में सचमुच कोई शक्ति होती या उसके उपदेशों में कोई सार होता तो वह पहले अपनी गरीबी तो दूर करता। वह तो एक रोटी के लिए न जाने कितने दरवाजे खटखटाता है, कोई दया करके उसे 1-2 रोटी दे देता है। वह साधु नहीं, भिखारी है। आप उससे दूर रहें, नहीं तो किसी दिन आपके हाथ में कटोरा पकड़ा देगा। हम जैसे भी हैं इज्जत से कमाते और खाते हैं। अगर संत का साथ करना है तो किसी सिद्ध महात्मा का साथ पकड़िए जो हमारा कल्याण कर सके। झगड़ू बोला, भाग्यवान, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हो। जिसे तुम पागल और भिखारी साधु कह रही हो वह कोई साधारण साधु नहीं है। वह जो भिक्षा मांगता है वह अपने लिए नहीं बल्कि कुत्तों और बिल्लियों के लिए मांगता है। जो कुछ भी उसे मिलता है वह सब उन्हें खिला देता है और स्वयं बिना कुछ लिए जंगल में चला जाता है। वह क्या खाता है, कहाँ रहता है, यह मैं भी नहीं जानता, लेकिन उनकी महानता यह है कि वे मुझ जैसे गरीब को भी महत्व देते हैं। मैं किसी दिन उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा, तुम उनसे जो चाहो मांग लेना। पत्नी ने व्यंग्य करते हुए कहा, जो खुद दूसरों से मांगता है भला मुझे क्या दे सकता है? झगड़ू ने कहा, मैं तुमसे धन दौलत मांगने की बात नहीं कर रहा, तुम उनसे अपने लिए पुत्र पुत्री मांग लेना। अगले दिन झगड़ू ने निश्चय किया कि वह साधु को अपने घर ले जाएगा ताकि उसकी पत्नी की गलतफहमी दूर हो जाए और वह समझ सके कि यह साधु कोई पाखंडी नहीं है। जब साधु गांव में भिक्षा मांगने आए तो झगड़ू ने कहा, महात्मन, आज आप मेरे घर पधारें, मेरी पत्नी आपके दर्शन करना चाहती है। साधु मुस्कुराए और बोले, झगड़ू, अभी वह समय नहीं आया है कि मैं तुम्हारे घर आऊं, परंतु चिंता मत करो, वह समय बहुत जल्द आने वाला है। मैं स्वयं ही तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। झगड़ू घर लौट आया और पत्नी से कहा, मैं काम पर जा रहा हूं, यदि मेरी अनुपस्थिति में महात्मा घर आए तो उनका अनादर मत करना। बस एक रोटी की बात है, उन्हें आदर पूर्वक दे देना और अपनी मन की बात कहना मत भूलना। हमें विश्वास है कि वे तुम्हारी प्रार्थना पूरी करेंगे। पत्नी बोली, भला मैं किसी का अपमान क्यों करूंगी? मुझे साधु से कोई दुश्मनी थोड़े ही है, मैं उन्हें रोटी दे दूंगी। इस प्रकार महीनों बीत गए, लेकिन साधु झगड़ू के दरवाजे पर नहीं आए। एक दिन पत्नी ने झगड़ू से उलाहना देते हुए कहा, आपके महात्मा आज तक हमारे दरवाजे पर नहीं आए, आप भी झूठे हैं और आपका वह महात्मा भी झूठा है। मैं तो पहले ही कह रही थी कि वह कोई साधु नहीं बल्कि पाखंडी है। झगड़ू और उसकी पत्नी अभी बात ही कर रहे थे कि साधु दरवाजे पर आ पहुंचे। साधु ने कहा, बहन, एक रोटी दे दो। झगड़ू की पत्नी साधु को सामने देखकर थोड़ा झेप गई। मन में विचार आया कि कहीं साधु ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। अपने को सहज करते हुए बोली, हां, लाती हूं आपके लिए, घर में 2 रोटियां रखी हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बहन, तुमने 2 नहीं, घर में सिर्फ 1 ही रोटी रखी है। स्त्री ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, हमने 2 रखी हैं, अभी लाती हूं। जब वह अंदर गई तो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि रसोई में सिर्फ 1 ही रोटी थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने तो 2 रोटियां रखी थीं, फिर 1 कहां गई? घर का दरवाजा भी बंद था तो किसी बिल्ली के आने की भी संभावना नहीं थी। मेरा पति अभी अभी भोजन करके बाहर गया है और उसके बाद मैं भी घर से बाहर ही थी, फिर यह दूसरी रोटी कहां गई? जल्दी से वह 1 रोटी लेकर बाहर आई और साधु से बोली,
साधु जी, क्षमा करें, घर में एक ही रोटी है, मैं आपके लिए 2 रोटियां नहीं ला सकी। साधु ने शांत भाव से कहा, नहीं बहन, तुम्हारी 1 रोटी मेरे पास पहले ही आ चुकी है। तुमने मुझे 2 रोटियां ही दी हैं। तुम्हारे मन में जो उथल पुथल मच रही थी, उसी कारण मैंने 1 रोटी को अपने आप झोली में आने का आदेश दिया। अब यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपनी मनोकामना मुझसे कहो। आज जो भी मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। मेरी वाणी कभी निष्फल नहीं जाती। झगड़ू की पत्नी ने साधु का यह चमत्कार अपनी आंखों से देख लिया था। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साधु जी, मैं निसंतान हूं, मुझे एक पुत्र प्रदान करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वह हमारी तरह दरिद्र बनकर न जिए, बल्कि राजा बनकर जिए। साधु बोले, ऐसा ही होगा, तुम्हें एक पुत्र होगा और वह राजा बनकर ही जिएगा। साधु ने अपनी झोली से 2 फल निकाले और झगड़ू तथा उसकी पत्नी को दे दिए। फिर वे जंगल की ओर चले गए। 1 वर्ष बाद झगड़ू की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे साधु पर पूरा विश्वास हो गया था, लेकिन उसके मन में एक बात रह गई कि उसने उस समय साधु से पुत्री मांगने में कंजूसी कर दी। अब उसे एक पुत्री की भी चाहत थी, लेकिन साधु तो फिर कभी गांव में दिखाई नहीं पड़े। साधु कहाँ रहते थे यह किसी को पहले भी नहीं पता था, और अब कहाँ गए यह भी किसी को नहीं पता। झगड़ू की पत्नी ने अपने पति से कहा, एक बार मुझे साधु से मिलवा दो। झगड़ू ने उत्तर दिया, साधु जब हमारे यहां आए थे उसके बाद से कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। मैंने जंगल में भी बहुत खोजा, लेकिन वहां न तो किसी साधु की कुटिया है और न उनके रहने का कोई प्रमाण। वह कौन थे, कहां से आए और फिर कहां चले गए, ये कोई नहीं जानता। झगड़ू की पत्नी को साधु के जाने का बड़ा पछतावा हुआ। वह सोचती रही कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जब कोई कीमती चीज पास हो तो उसकी कद्र नहीं करता। उसकी अहमियत तब समझ में आती है जब वह चीज हाथ से निकल जाती है। हालांकि वह अपने बेटे के जन्म से खुश थी। उसने कहा, एक संस्कारी बेटा 100 पुत्रों के समान होता है, इसे हम गुणवान बनाएंगे। उन्होंने अपने बेटे का नाम कुलदीप रखा। समय बीतने के साथ कुलदीप 10 वर्ष का हो गया। वह बहुत बुद्धिमान था और पास के गुरुकुल में पढ़ने जाता था। वहां के गुरु भी उसकी प्रशंसा करते और कहते कि यह बालक एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कुलदीप की मेहनत और बुद्धिमत्ता के कारण झगड़ू के गरीबी के दिन समाप्त होने लगे। लेकिन एक दिन झगड़ू की पत्नी गांव की अन्य स्त्रियों के साथ गंगा स्नान के लिए गई। गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था और वह तैरना नहीं जानती थी। स्नान करते समय वह गहरे पानी में चली गई और डूब गई। गांव की स्त्रियां लौटकर झगड़ू को यह दुखद समाचार देने आईं। यह सुनकर झगड़ू को गहरा आघात लगा। उसने अपनी पत्नी को गंगा स्नान के लिए मना किया था और अक्सर कहा करता था, तुम तैरना नहीं जानती हो, इसलिए नदी नालों में स्नान करने मत जाओ, कभी अनहोनी हो सकती है। झगड़ू की पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी और गंगा में डूब गई। अब झगड़ू के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अक्सर अकेले में बैठकर अपनी पत्नी को याद करता और रोता। झगड़ू के पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री रामकली यह देखकर चिंतित हो गई कि झगड़ू हमेशा उदास रहता है। उसने अपनी बहन चंपाकली से झगड़ू का दूसरा विवाह करा दिया। चंपाकली दुष्ट स्वभाव की थी। उसे झगड़ू का पुत्र माखन फूटी आंख नहीं सुहाता था। वह हमेशा कहती, इसे पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं। अगर यह किसी के घर काम करेगा तो अन्न या पैसे लेकर आएगा और घर का खर्च चलेगा। पढ़ लिख कर कौन सा यह विद्वान बनेगा या राजा का दरबारी बनेगा। झगड़ू नई पत्नी पाकर बेहद खुश था। उसकी उम्र 50 वर्ष थी, लेकिन 20 साल की पत्नी पाकर वह फूला नहीं समा रहा था। उधर चंपाकली अपने स्वार्थ में झगड़ू को नौकर बना चुकी थी। घर के सारे काम झगड़ू से कराती और उसे बाहर भी काम करने भेज देती। झगड़ू थक हार कर घर लौटता। एक दिन चंपाकली ने उसे कहा, आप बूढ़े हो चुके हैं, दिन रात काम करेंगे और फिर मेरे साथ रहेंगे तो जल्दी ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। बेहतर होगा कि माखन से काम लिया जाए। अभी फसल कटाई का समय है। यदि वह किसी के खेत में काम करेगा तो 5-6 सेर अनाज कमा लाएगा। 1 महीने में 6 महीने का अनाज इकट्ठा हो जाएगा। झगड़ू ने कहा, भाग्यवान, माखन अभी बच्चा है, उससे हम काम कैसे करवा सकते हैं। चंपाकली बोली,
मैं हमेशा उससे काम करने को थोड़े कहती हूँ। बस फसल के सीजन में थोड़ा काम कर दिया करे। आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। यदि मेरा साथ चाहिए तो बेटे से थोड़ा काम लेना ही पड़ेगा। वह केवल आपका बेटा नहीं, अब मेरा भी बेटा है। धीरे धीरे उसे काम की जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी। झगड़ू ने चंपाकली की बात मान ली और माखन को गुरुकुल भेजना बंद कर दिया। उसने उसे गांव के जमींदार के खेतों में काम पर लगा दिया। जमींदार निर्दयी था। वह माखन से बड़े आदमियों के बराबर काम करवाता, लेकिन मजदूरी आधी देता। जहां बड़ों को 6 सेर अनाज मिलता, वहां माखन को सिर्फ 3 सेर दिया जाता। घर लौटने पर माखन को सौतेली मां की डांट सुननी पड़ती। वह कहती, तू काम ठीक से नहीं करता, इसीलिए जमींदार तुझे 3 सेर अनाज देता है। माखन यह सब सहन करता। जब वह अपने पिता झगड़ू से कहता, मैं जमींदार के यहां कोई कम काम नहीं करता, लेकिन वह मेरे साथ अन्याय करता है, तब झगड़ू उसकी बात अनसुनी कर देता और चंपाकली की हां में हां मिलाता। समय बीतता गया। झगड़ू की नई पत्नी को एक बेटी हुई, जिसका नाम मीरा रखा गया। मीरा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जब माखन खेतों में काम करके लौटता तो मीरा की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी पर आ जाती। माखन अपनी सौतेली बहन मीरा से बहुत प्यार करता था। वह अक्सर उसके लिए मीठी चीजें लेकर आता और उसे खिलाता। मीरा अब 5 साल की हो चुकी थी। वह उम्र से अधिक समझदार थी। उसने मां को माखन के साथ दुर्व्यवहार करते देखा और यह बात उसे अंदर तक दुखी कर देती थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि माखन उसका सगा भाई नहीं है। इसी कारण मां उसे प्यार नहीं करती और उसके साथ हमेशा दुर्व्यवहार करती है। मीरा ने यह भी देखा कि माखन ही घर के लिए मेहनत करता है, जबकि माता पिता सिर्फ खाते हैं। झगड़ू छोटे मोटे काम कर लेता था, लेकिन उसकी मां चंपाकली दिन भर अपनी बहन के घर बैठकर गप्पे मारती रहती थी। एक दिन माखन जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक जंगल में घने बादल छा गए और वर्षा होने लगी, तो वह बिना लकड़ी लिए ही लौटने लगा। रास्ते में उसे एक नवजात बछिया दिखाई दी, जो अभी अभी किसी गाय ने जन्म दिया था। परंतु माखन को आश्चर्य हुआ कि वहां गाय कहीं भी नहीं दिख रही थी। वह सोचने लगा, गाय कभी अपने बच्चे को इस तरह छोड़कर नहीं जाती। यह तो बड़ा अजीब है। आसपास गाय के खुरों के निशान भी नहीं थे, न ही किसी मनुष्य या जानवर के पैर के निशान। माखन के मन में यह सोचकर चिंता होने लगी कि यदि वह बछिया को यहीं छोड़ देता है तो कोई जंगली जानवर इसे मारकर खा जाएगा। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह बछिया मुझे इस जंगल में क्यों दिखाई दी? शायद यह आपकी ओर से कोई संकेत है। उसने निर्णय लिया कि बछिया को घर ले जाएगा। वह सोचने लगा, अगर मैंने इस बछिया की देखभाल की तो यह 2 साल में सुंदर गाय बन जाएगी। दूध मिले या ना मिले, कम से कम मेरी बहन मीरा को दूध अवश्य मिलेगा। यह सोचकर माखन ने बछिया को अपने कंधे पर उठाया और घर ले आया। घर पहुंचकर जब उसकी सौतेली मां चंपाकली ने बछिया को देखा तो गुस्से में बोली, यह बिन मां की बछिया कहां से उठा लाया? इसके लिए दूध कहां से आएगा और इसके लिए घास कौन लाएगा? हमेशा बेकार के काम करता रहता है। तभी मीरा बीच में बोल पड़ी, मां, मुझे यह बछिया बहुत पसंद है। मैं इसके लिए घास लाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और इसे खिलाऊंगी। झगड़ू ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, भाग्यवान, माखन ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पास अपनी कोई गाय नहीं है। अगर इस बछिया की देखभाल करें तो यह कुछ ही सालों में गाय बन जाएगी। फिर घर में दूध भी होगा और दूध बेचकर हमें कुछ आमदनी भी हो जाएगी। जब यह गाय होगी तो इसके बच्चे भी होंगे। इस तरह हमारे पास पशुधन बढ़ेगा। अब चंपाकली क्या कहती? उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, चलो मान लिया कि माखन ने आज एक अच्छा काम किया है। कुछ समय बाद चंपाकली की बहन अनुप्रिया ने उसे समझाया, देखो चंपाकली, माखन के साथ दुर्व्यवहार करना बंद करो। तुम्हारा अपना तो कोई बेटा नहीं है, जो है वह माखन ही है। कल को अगर झगड़ू को कुछ हो गया तो तुम्हें बहुत मुसीबत होगी। तुम्हें अपना पेट पालना होगा, बेटी मीरा का विवाह भी करना होगा। अगर माखन से अच्छा व्यवहार करोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वह सब कुछ संभाल लेगा। तुम खुद देखती हो कि माखन मीरा से कितना प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी एक भी गलती तुम्हारे लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए धीरे धीरे ही सही अपनी आदतें सुधार लो।
चंपाकली को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि माखन से जलन करना उचित नहीं है। उसने सोचा, ना तो मेरा अपना कोई बेटा है और ना ही कोई संपत्ति। जो कुछ है वह माखन के कारण ही है। अगर कमाना और खाना है तो हमें मिलकर ही करना होगा। इस विचार के साथ वह माखन के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगी और उससे प्यार से पेश आने लगी। इधर बछिया दिन प्रतिदिन बड़ी हो रही थी। कुछ ही महीनों में वह मोटी, ताजी और मजबूत हो गई। चंपाकली भी अब बछिया के लिए खेत से चारा काट कर लाने लगी थी। परंतु बछिया की इतनी तेजी से वृद्धि देखकर गांव के लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे, कल तक यह नन्ही बछिया थी और इतनी जल्दी यह गाय के आकार की हो गई। बिना किसी बछड़े को जन्म दिए ही उसके थन से दूध निकलने लगा। यह देखकर चंपाकली भी अचंभित थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी घर में दूध मिलने लगेगा। मीरा, जो गाय का दूध पीकर बहुत खुश थी, रोज उसकी देखभाल करती। एक दिन झगड़ू को तेज बुखार हो गया और वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। चंपाकली ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवा तो दी, लेकिन दवा से झगड़ू की तबीयत और बिगड़ गई। झगड़ू लगभग मरणासन्न हो गया। वैद्य ने दोबारा आकर झगड़ू को देखा और कहा, अब इनके पास सिर्फ 2-4 दिन का समय बचा है। यह सुनकर गांव के लोग भी दुखी हो गए। मीरा का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह छुप छुप कर गौशाला में जाकर रोती थी। एक दिन जब मीरा रो रही थी, तभी उसने गौशाला में एक मधुर आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि गाय उसे इंसानी भाषा में बुला रही थी। आश्चर्यचकित मीरा गाय के पास गई। गाय ने धीरे से कहा, रो मत मेरी बहन, तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा। अपने भाई माखन से कहना कि वह आधी रात को मेरा दूध निकाल ले और अपने पिता को पिला दे। तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। परंतु ध्यान रखना, किसी को यह मत बताना कि मैं इंसान की तरह बोलती हूं। मीरा ने यह बात माखन को बताई। उसने कहा, भैया, आधी रात को गाय का दूध निकालकर पिताजी को पिला दो, इससे वे ठीक हो जाएंगे। माखन ने पूछा, तुझे यह बात कैसे पता चली? मीरा बोली, मुझे सपना आया था। सपने में एक देवी ने मुझे यह करने को कहा। माखन ने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। उसने आधी रात को गाय का दूध निकाला और अपने पिता को पिला दिया। कुछ ही देर में मरणासन्न झगड़ू ठीक हो गया। उसने खुद आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है? मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। चंपाकली, जो विधवा होने के डर से घबराई हुई थी, अपने पति को ठीक देखकर बहुत खुश हुई। उसने मीरा और माखन पर गर्व करते हुए कहा, मेरी बेटी तो सचमुच देवी का अवतार है। वह चाहे तो किसी भी बीमार को ठीक कर सकती है। गांव के लोग भी झगड़ू को ठीक देखकर हैरान थे। जमींदार, जिसकी पत्नी 1 साल से गंभीर रूप से बीमार थी, यह खबर सुनकर झगड़ू के घर आया। उसने कहा, झगड़ू भैया, तुम्हारी बेटी तो चमत्कारी है। मैं तुम्हें एक और बात बताने आया हूं। तुम्हारे बाप दादा ने 4 बीघा जमीन मेरे बाप दादा के पास गिरवी रखी थी। आज मुझे कागजात मिले हैं। अब मैं वह जमीन तुम्हें लौटाना चाहता हूं। वैसे भी इतने सालों से जमीन हमारे पास रही है, तो अब यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसे तुम्हें वापस कर दूं। झगड़ू बोला, जमींदार साहब, देनदारी छोड़िए। अगर मुझे मेरी जमीन मिल जाती तो वही सबसे अच्छा होता। जमींदार ने कहा, अरे झगड़ू भैया, 4 बीघा की बात छोड़ो, आज ही 10 बीघा जमीन ले लो। मैं खुद नाप कर दे दूंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। उसे अब कोई बचा नहीं सकता। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी मीरा देवी का अवतार है। वह उसे बचा सकती है। अगर वह मेरी पत्नी को ठीक कर दे तो मैं बड़ा उपकार मानूंगा। झगड़ू बोला, क्यों नहीं जमींदार साहब, हम अपनी बेटी से बात करेंगे। हमें विश्वास है कि वह मालकिन को बचा लेगी। झगड़ू ने मीरा को बुलाकर कहा, बेटी, जमींदार काका की पत्नी बीमार है, उसे भी ठीक कर दो। मीरा बोली, ठीक है पिताजी, मैं इस बारे में कल बताऊंगी। जमींदार चला गया। मीरा अपनी गाय के पास गई और बोली, दीदी, जमींदार की पत्नी को बचाने का उपाय बताइए। गाय ने कहा, जमींदार भले ही जालिम हो, लेकिन उसकी पत्नी की जान बचाना उचित है। वही उपाय दोहराओ जो अपने पिता के लिए किया था। दूसरे दिन जब जमींदार आया तो मीरा बोली, आधी रात में मैं और माखन आपके घर आएंगे। आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। आधी रात में माखन ने गाय का दूध निकाला और मीरा के साथ जमींदार के घर पहुंचा। उन्होंने दूध पिलाया
और कुछ ही देर में जमींदार की पत्नी ठीक हो गई। यह देखकर जमींदार की आंखें फटी रह गईं। उसने मीरा को कुछ उपहार देना चाहा, लेकिन मीरा बोली, काका, उपकार का कोई मोल नहीं होता। जमींदार ने अगले ही दिन झगड़ू को 10 बीघा जमीन दे दी। उसका व्यवहार भी पूरी तरह बदल गया। इस बीच जिस राज्य में झगड़ू रहता था वह सूरतपुर था। राजा सूर्यभान एक प्रतापी राजा थे, लेकिन उनके परिवार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। उनका मंत्री खदेरण और दासी भगजोगनी मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। राजा के बड़े राजकुमार और राजकुमारी की मृत्यु इसी कारण हो गई थी। अब छोटे राजकुमार और राजकुमारी बीमार थे। किसी ने राजा को बताया कि महेशपुर गांव में झगड़ू की बेटी और बेटा देवी और देवता का अवतार माने जाते हैं। राजा ने तुरंत उन्हें दरबार में बुलाया। मीरा बोली, हम महल में इलाज नहीं कर सकते। राजकुमार और राजकुमारी को हमारे पास लाना होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। राजा अपनी मजबूरी में अपने बच्चों को रथ में लेकर झगड्डू के घर पहुंचा। मीरा ने गाय से पूछा, दीदी, राजकुमार और राजकुमारी को कैसे बचाया जा सकता है? गाय ने कहा, पहले राजा से वादा लो कि यदि उनके बच्चे ठीक हो गए तो वह बदले में क्या देंगे। मीरा राजा से बोली, महाराज, यदि हम राजकुमार और राजकुमारी को बचा लेते हैं तो बदले में आप क्या देंगे? राजा ने कहा, मैं अपनी राजकुमारी का विवाह माखन से कर दूंगा और अपना आधा राज्य दे दूंगा। मीरा ने गाय को यह बात बताई। गाय ने कहा, हम उन्हें बचा लेंगे, लेकिन महल में लौटने पर वे फिर बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खदेरण और भगजोगनी ने मीठे जहर से यह सब किया है। मीरा ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। आधी रात में गाय का दूध पिलाया गया और राजकुमार राजकुमारी ठीक हो गए। राजा ने महल लौटकर खदेरण और भगजोगनी को पकड़वाया। उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां सर्प और बिच्छुओं ने उन्हें मार डाला। राजा ने अपने वादे के अनुसार राजकुमारी का विवाह माखन से कर दिया और आधा राज्य उसे दे दिया। साधु की भविष्यवाणी सच हो गई। माखन राजा बन गया और मीरा राजकुमारी। गाय, जो देवी का रूप थी, ने अंत में अपना रहस्य बताया और शरीर त्याग दिया। माखन और मीरा ने गाय को नम आंखों से विदा किया, लेकिन उनके मन में संतोष था कि वह देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो राधे राधे कहकर हमें आशीर्वाद दें। दर्शक बंधु, आखिर वो कौन सी 3 बातें हैं जो अपनी पत्नी को न बताने से बुढ़ापे में सुख की रोटी नसीब होती है? पहली बात, कभी भी अपने बीते रिश्तों की तुलना न करें। सोचिए, अगर कोई आपकी तुलना किसी और से करे तो आपको कैसा लगेगा? हर इंसान खास है और उसे उसी तरह अपनाना चाहिए। इस तरह की बातें आपके रिश्ते में दरार डाल सकती हैं और ये दरार बुढ़ापे में आपके अकेलेपन का कारण बन सकती है। दूसरी बात, कभी भी उसकी छोटी कमियों को ताना न बनाएं। हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन जब आप बार बार उन पर ताने कसते हैं तो आप रिश्ते की मिठास को खत्म कर देते हैं। याद रखें, बुढ़ापे में तानों की नहीं, साथ देने वाली बातों की जरूरत होती है। तीसरी बात, कभी उसकी भावनाओं को हल्के में न लें। जब आप उनकी बातों को महत्व देंगे तभी वो आपका साथ हर मुश्किल में देंगी। आज की गई छोटी छोटी समझदारी की बातें कल आपका सुखद और प्यार भरा बुढ़ापा सुनिश्चित कर सकती हैं। तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, क्योंकि बुढ़ापे की असली रोटी प्यार और सम्मान से ही बनती है। तो याद रखें, रिश्तों में समझदारी, प्यार और सम्मान सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा भी ऐसा ही खुशहाल और सुकून भरा हो, तो इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।